students, welcome to online study English medium, subject English, standard 8th, chapter 25, explaining idioms. So, idioms it means हिंदी और गुजराती में जो रूढ़ि प्रयोग होते हैं ना, और हिंदी में जो मुहावरे होते हैं, दैट इज इन इंग्लिश इडियम्स. सो इनडायरेक्ट वे से आपको जो कुछ बोलना चाहते हैं उसके लिए वर्ड्स कुछ और होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन है वो कुछ और होता है, दैट इज योर इडियम्स. सो डियर स्टूडेंट्स, in every language there are certain words and expressions that can be understood only by native speakers. The real meaning is very different from what is said. These expressions are called idiomic expression or simple words, idioms. Dear students, हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे फिक्स वर्ड्स होते हैं और एक्सप्रेशन होते हैं कि जो ओनली सिर्फ नेटिव स्पीकर होते हैं ना, यानी कि हर रोज की जो रोजिंदी बोलने वाली जो लैंग्वेज होती है उसी के लोग ही सिर्फ उसको पहचान सकते हैं. और ऐसे वर्ड की जिसका रियल मीनिंग है ना, वो जो वर्ड्स में बोला गया हुआ होता है उससे कुछ अलग होता है. जैसे कि लाल आंख होना, लाल आंख होना मतलब गुस्सा करना. तो लाल आंख होना वर्ड कुछ अलग है और उसका मतलब कुछ और है. लाल आंख करना मतलब गुस्सा करना. तो ये क्या है कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और जो इडियम्स होते हैं उसमें वर्ड कुछ अलग होते हैं और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं यानी कि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो कुछ अलग होता है. सो इडियम्स आर यूज्ड फिगरेटिवली एंड एज देयर literal meanings are diverse and strange. It is necessary that each of them be studied separately. Idioms जो होते हैं उसको फिगरेटिवली यूज किया जाता है, तब उसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो अलग होता है, यानी कि उसका रियल मीनिंग जो वर्ड्स होते हैं उससे अलग होता है. तो इस तरह से उसको अलग से स्टडी किया जाता है. यानी कि ये जो वर्ड होते हैं मुहावरे के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उसको अलग से स्टडी करना पड़ता है, तब जाके उसका रियल मीनिंग हमें पता चलता है. लाल आंख होना, उसका मतलब हमने कहीं पे रीड किया है कि गुस्सा करना, तो ही हमें पता चलता है कि लाल आंख करना मतलब गुस्सा करना ऐसा होता है. अदरवाइज हमें लाल आंख होना मतलब हम रियल में यही समझते हैं कि किसी की आंख लाल हो गई है. तो ये जो इडियम्स होते हैं उसके मीनिंग होते हैं वो एकदम लिटरल मीनिंग उसका अलग होता है, तो उसको कहीं से हमें स्टडी करना पड़ता है अलग से. ओनली वाइड रीडिंग ऑफ द लैंग्वेज विल एंश्योर दैट यू बिकम अवेयर ऑफ इडियम्स एंड देयर प्रॉपर यूसेज. यानी कि उसके लिए बहुत ब्रॉड रीडिंग चाहिए, बहुत ज्यादा रीडिंग चाहिए लैंग्वेज के रिलेटेड, तभी हमें पता चलता है कि ये जो इडियम्स होती है वो क्या होती है, यानी कि मुहावरे क्या होते हैं और उसका पर्टिकुलर यूज क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, हैड आई नोन दैट शी वुड स्पिल द बीन्स, आई वुड नेवर हैव इंक्लूडेड हर इन द प्लान. मुझे पता था कि वो स्पिल बीन्स करेगी, इसीलिए मैंने उसको हमारे प्लान में इन्वॉल्व नहीं किया था. सो वहां पे स्पिल द बीन्स का मतलब अलग होता है. So here let's go towards the A number exercise, dear students. There you will have to choose the correct option. So look at the first one. The Industrial Revolution had its own blank. Industrial Revolution है उसका खुद का क्या है, pros and cons. Second one, life is a journey with its blank. Enjoy your journey before it gets over. Life है वो beautiful journey है, उसको enjoy करो खत्म हो जाने से पहले. It's so the ups and downs. Life है वो एक journey है, उसमें ups downs आते रहते हैं. So उसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, enjoy करने के लिए बोल रहे हैं. Third one, review your exam papers blank before you submit them. अपने एग्जाम पेपर्स का रिव्यू लो सबमिट करवाने से पहले. सो ऑप्शन, विथ अ फाइन टूथ कॉम एंड एज अ मीन बिजनेस. सो फाइन टूथ कॉम से अपने एग्जाम पेपर का रिव्यू लो उसको सबमिट करवाने से पहले. 4 नंबर, टेक एज मच टाइम एज यू वॉन्ट बट मेक श्योर दैट यू ब्लैंक. जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, बट मेक श्योर दैट यू डिलीवर द गुड्स. बट तुम अच्छा ही दोगे. ही
Politician blank before contesting for his constituency. So A kept his finger on the pulse. B got all his ducks in a row. पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, सारे डक्स होते हैं उसको रो में ही लेते हैं बिफोर कंटेस्टिंग फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो ये सारी जो इडियम्स है उसके मीनिंग अलग ही होते हैं. मुसोलिनी वॉज अ ग्रेट मैनिपुलेटर. ही acquaintance with the art of propaganda was such that blank. He knew all the tricks of the trade he is fit. वो जानते थे कि व्यापार की सारी जो रीत होती है, ट्रिक होती है, वो उसके पाव तले ही है. सो इसके मीनिंग इसलिए नहीं बता रहे बिकॉज ऑप्शंस इट्स फॉर नॉलेज ओनली, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम और फॉर योर प्रैक्टिस. Most blank get the high salaries and the most intricate work लॉर्ड. मोस्ट ऑफ कैसी क्या होता है, वो हाई सैलरी वाला होता है और वर्कलोड वाला होता है प्लम जॉब्स. मोस्ट ऑफ प्लम जॉब होती है वो हाई सैलरी वाली और मोस्ट इंट्रिकेटेड वर्कलोड वाली होती है. देर आर मोर देन 200 पीपल हु हैव कम फॉर ऑडिशन वी फर्स्ट नीड टू ब्लैंक. मोर देन 200 से भी ज्यादा लोग ऑडिशन के लिए आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा. सो सेपरेट शीप फ्रॉम द गोट, यानी कि यहाँ पे भेड़ बकरी को अलग नहीं करना है, बट क्या करना है, शीप फ्रॉम द गोट मतलब भेड़ बकरी को अलग नहीं करना है, बट क्या करना है कि ऑडिशन में जो लोग आए हैं उसमें से जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है उसको देख के अलग करना है. इन मोस्ट केसेस ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स प्लास्टर्स ब्लैंक. मोस्ट ऑफ जो फ्रैक्चर बोन वाला केसेस होते हैं उसमें प्लास्टर्स होता है, वो वर्क लाइक अ चार्म की तरह काम करता है. द ट्रीटी साइंड बिटवीन जर्मनी एंड जापान इज नथिंग बट अ ब्लैंक. जर्मनी एंड जापान के बीच में जो ट्रीटी हुई, जो समझौता हुआ है, वो कुछ नहीं है बट क्या है, गोल्डन हैंडशेक है. So here some idioms given here. Write their meaning and use in the sentence of your own. So dear students, यहाँ पे कुछ idioms दी है, उसके meaning लिखने हैं और उसके ऊपर से कोई sentence बनाने हैं. Look at the first one, waiting in the wings. वेटिंग इन द विंग्स का मतलब क्या होता है कि जो इनएक्टिव पर्सन होते हैं ना, इनएक्टिव पर्सन और एसेसरी, यानी कि ऐसे लोग और ऐसी चीजें कि जो हमें कभी कभी ही काम में आती है, तो जल्दी से वो सामने से ऐसे काम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं. वैसे लोगों को हमें ढूंढना पड़ता है और रेडी रखना पड़ता है कि कब मौका मिले हम वो उसके पास काम करवाए. सो इनएक्टिव पर्सन और एसेसरी रेडी टू बी पुट टू यूज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसे इनएक्टिव लोग और ऐसी इनएक्टिव चीजें कि जो हर रोज काम में नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, राह देखते हैं मौका देखने की, कि मौका मिलते ही उसको काम में ले लेना है. So India has many young and talented players waiting in the wings. इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे यंग एंड टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो वेटिंग इन द विंग्स में है. सेकंड वन, बैकरूम बॉयज, दोज पीपल हु वर्कड बिहाइंड द स्क्रीन अनएक्सपोज्ड. बैकरूम बॉयज का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग कि जो स्क्रीन के पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो काम बहुत सारा करते हैं बट उसका नेम कहीं पे नहीं आता है. So the Taj Mahal was built by a large number of workers who worked like a backroom boys for years. ताज महल है वो बहुत सारे वर्कर्स के द्वारा बनाया गया है कि जिसने सालों तक बैकरूम बॉयज की तरह काम किया था. यू नो वेरी वेल दैट कि जब भी ताजमहल का नेम आता है तब शाहजहां का नेम आता है, मुमताज का नेम आता है, बट कहीं पे भी उसको बनाने वाले जो वर्कर्स थे, उसकी आर्टिस्ट, उसके अंदर जो कला थी, उसके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ था, उसी की वजह से वो इतना ब्यूटीफुल बना, ऐसा नेम कभी भी नहीं आता है. सेल थ्रू समथिंग, इट्स मीन सक्सीड इन डूइंग समथिंग इजीली, यानी कि कुछ भी करने में आसानी से सफलता मिल जाती है. आई एम श्योर यू विल सेल थ्रू योर इंटरमीडिएट एग्जाम्स इजीली. मुझे श्योरिटी है कि तुम तुम्हारी इंटरमीडिएट एग्जाम है उसको इजीली पास कर लोगे, इजीली तुम उसको सक्सेस कर लोगे. थिंक इन योर फिट, थिंक इन योर फिट, वाई वो यू आर आएगा यहाँ पे. थिंक इन योर फिट, रीजन आउट इमीडिएटली इन एक्सटेम्पोर सिचुएशन, यानी कि कोई भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो तुरंत ही उसमें से सडनली जो सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट इज थिंक इन योर फिट. यानी कि दूसरे के डिसीजन की राह नहीं देखते बट समय संजोग देख के
खुद ही तुरंत जो डिसीजन ले लेते हैं, दैट इज रीजन आउट इमीडिएटली इन एक्सटेम्पोर सिचुएशन. सो लाइव शोज रिक्वायर परफॉर्मर्स हु कैन थिंक ऑन देयर फीट. लाइव शोज में ऐसे परफॉर्मर की जरूरत पड़ती है कि जो अपने कदम पे, अपने पैरों तले वो डिसीजन ले सके, क्योंकि उसमें कुछ भी होता है तो तुरंत कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है. ऐसे परफॉर्मर को ही खुद को अपना जो भी गलती या वॉटेवर जो भी होता है उसको छुपाना पड़ता है. जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड. जितना चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत कम मिलना. दैट इज पूरा समुंदर होता है, उसमें एक ड्रॉप पानी, एक बूंद पानी डालो या तो एक बूंद निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. So the government has sent a lot of help to the flood victim, but that is only a drop in the ocean. गवर्नमेंट ने जो फ्लड विक्टिम थे उसको बहुत सारी हेल्प भेजी, बट वो कैसा था कि उसकी जितनी जरूरत थी, वो लोगों की जितनी जरूरत थी उसके सामने ये कुछ नहीं था, बहुत कम था. तो ये कैसा था कि समुद्र में एक बूंद ज्यादा डालने जैसा था. नेक्स्ट वन, एप्पल ऑफ समवन्स आईज. एप्पल ऑफ समवन्स आईज मतलब किसी का मनपसंद होना, किसी के फेवरेट होना. सो डेरेक इज वेरी सिंसियर बॉय, हैंस ही इज द एप्पल ऑफ हिज टीचर्स आई. डेरेक है वो बहुत ही सिंसियर लड़का है, इसलिए वो उसके टीचर का फेवरेट है. उसके टीचर्स का एप्पल ऑफ हिज टीचर्स आई, वो उसके टीचर को बहुत पसंद है. वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून इट्स मीन समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, यानी कि ऐसा कुछ कि जो बहुत कम होता है. सो यानी कि ऐसा कुछ होना या तो बनना कि जो बहुत रेयरली होता है. स्टूडेंट्स हैव बिकम सो यूज्ड टू द इंटरनेट दैट इट इज जस्ट वंस इन अ ब्लू मून दैट दे विल बी सीन इन अ लाइब्रेरी. स्टूडेंट्स है वो आजकल इतना इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए लाइब्रेरी में दिखाई देना वो कैसा है, वंस इन अ ब्लू मून जैसा है, यानी कि बहुत कम वो लाइब्रेरी में आजकल नजर आते हैं ड्यू टू मैक्सिमम यूज ऑफ इंटरनेट. द वॉल्स गोट ईयर्स. दीवार के भी कान होते हैं, ये बहुत ही फेमस मुहावरा है ना. दीवार के भी कान होते हैं, यानी कि रियल में दीवार के कान नहीं होते, बट क्या होता है कि कोई सुन रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुन रहा है बाजू में से. डोंट स्पीक आउट लाउडली. डोंट स्पीक आउट योर बैंक डिटेल्स हियर, द वॉल्स गोट ईयर्स. तुम्हारी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे मत बोलो, क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं. 9 नंबर, क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू. हम बोलते हैं ना, ये तो झूठा दिखावा है उसका, वो झूठे आंसू से रो रही है, उसको रियल में कुछ दुख नहीं हो रहा है. फॉल्स एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, यानी कि झूठे एक्सप्रेशन दिखाना, दुख हो रहा है वैसा. आफ्टर बॉम्बिंग देयर नेबर कंट्री, द प्रेसिडेंट नाउ विजिट्स द हॉस्पिटल टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स फॉर द इंजर्ड एंड डेड. ओके, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है उसने बाजू के कंट्री में, नेबर कंट्री में बॉम्बिंग करवाने के बाद में प्रेसिडेंट है वो हॉस्पिटल की विजिट करता है, ताकि वहां पे जो इंजर्ड एंड डेड लोग है उसको विजिट करके वो झूठा दिखावा कर रहा है कि उसको भी बहुत दुख हो रहा है. तो वो झूठे मगरमच्छ के आंसू रो रहा है. बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस मतलब इजी एंड कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि कोई जगह ऐसी कि जहां पे आपको बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल फील हो रहा हो. ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन्स ड्यूरिंग पीक आवर्स इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ वाला जब जो टाइम होता है तब ट्रेन में अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें इजी एंड कंफर्टेबल नहीं लगता है. 11 नंबर, मेक योर सेल्फ एट होम. मेक योर सेल्फ, खुद का ही घर समझो. ऐसा कभी कभी हम सुनते हैं, दूसरे के घर पे जाते हैं ना गेस्ट बन के, तब ऐसा सुनते हैं हम, है ना, कि खुद का ही घर समझो आप. फील मोर कंफर्टेबल एंड लेस फॉर्मल. ज्यादा कंफर्टेबल फील करना और फॉर्मेलिटी कम होना. फॉर्मेलिटी कहाँ पे करने की जरूरत पड़ती है कि जहाँ पे हमें रिलेशन है वो इनफॉर्मल नहीं होते हैं, यानी कि झूठा दिखावा करने की, हाय हेलो जैसे मतलब मन में नहीं होता है तो भी करना पड़ता है. तो ये क्या है कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, यानी कि सामने वाले को अच्छे दिखाने के लिए कर रहे हैं. तो ऐसी जगह कि जहाँ पे हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करें और फॉर्मेलिटी कम करनी पड़े, उसको हमें कैसा, वहां पे कैसा फील होता है कि जैसे ये हमारे घर जैसा ही है. ईवा रिक्वेस्टेड द वेडिंग गेस्ट टू मेक देमसेल्व्स एट होम. ईवा है, उसने वेडिंग गेस्ट को रिक्वेस्ट किया कि आप सब अपना ही घर समझो. आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड इवेंट.
आउट ऑफ द ब्लू मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसा हमने सोचा भी नहीं होता है, जैसा हमारे मन में भी नहीं होता है, वैसा कुछ बन जाता है या तो हो जाता है सडनली, दैट इज द आउट ऑफ द ब्लू. सो हिटलर्स इन्वेजन ऑफ रशिया वाज क्वाइट आउट ऑफ द ब्लू. हिटलर ने जो रशिया पे आक्रमण किया था, अटैक किया था, वो डेफिनेटली पूरी दुनिया के लिए क्या था, आउट ऑफ द ब्लू ही था. हॉट पोटैटो इट्स मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट इश्यू. तो सबसे ज्यादा उबलता हुआ आलू, ऐसा बोलते हैं ना, उबलते आलू जैसा है, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट या तो मुसीबत वाला इश्यू होना. द टॉपिक ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग इज अ हॉट पोटैटो इन द यूएस. ह्यूमन क्लोनिंग का जो टॉपिक है यूएस के अंदर, वो कैसा है, सबसे बड़ा डिफिकल्ट इश्यू है. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीन्स दोनों साइड से कुछ एडवांटेजेस मिलना, ड्यूअल एडवांटेजेस फ्रॉम टू सोर्सेज, दोनों साइड से कुछ लाभ होना. Bill's maternal grandparents live in Europe and his paternal grandparents live in America, so he gets the best of both worlds. Bill's के maternal grandparents है ना, वो यूरोप में रह रहे हैं, और उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स है वो अमेरिका में रह रहे हैं, तो उसको दोनों साइड से इतना फायदा हो रहा है. So, dear students, I hope you understand very well these idioms and their meaning and how to use these idioms in your sentence. Whenever you make the sentence, at that time you must have to use this word in your sentence, not this one. This one is the meaning of the idiom. So, you will have to use these idiomatic words in your sentence. You can make sentence in your own language also. So, thank you.